स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर का हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर 4 में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एट होम एंड इन मेडिकल फील्ड। तो आज के लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन फील्ड एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। तो एजुकेशन फील्ड के अंदर हमारे पास कंप्यूटर जो है वो 3 तरह से यूज़ होता है। नंबर 1 हमारे पास है CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, नंबर 2 हमारे पास है CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग और नंबर 3 हमारे पास है ऑनलाइन एजुकेशन। अब ये तीनों टर्म्स एजुकेशन के अंदर यही नहीं है कि जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो सिर्फ यही ऑनलाइन लेक्चर्स ही हैं। तो ये 3 तरह से है, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब आपने कंप्यूटर की मदद से लोगों की ट्रेनिंग करनी है। तो अब ट्रेनिंग में हमारे पास ये सिमिलर, जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है। अब एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उसने 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो, जैसे यही लेक्चर है, अगर मैंने 500 बच्चों को पढ़ाना है तो एट अ टाइम तो मैं एक क्लास के अंदर 50 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 लेक्चर्स में ये करना पड़ेगा, मतलब 10 क्लासेस में जाके 1 बाय 1 यही चीज़ पढ़ानी पड़ेगी। तो 500 स्टूडेंट्स के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, 10 लेक्चर्स। और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जैसे यही वीडियो लेक्चर्स हम लोग रिकॉर्ड करके 500 स्टूडेंट्स को दे देते हैं। तो टीचर क्या करेगा, रिकॉर्डिंग एक ही दफ़ा करेगा, सभी को प्रोवाइड कर देगा। इससे क्या होगा, उसका टाइम कम हो जाएगा। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बिज़नेस की मीटिंग्स वगैरह या ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में हमारे पास बजाय इसके कि हम लोग डिफरेंट बैचेस में एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करें, एक ही दफ़ा जो भी उनको सिखाना है उसकी वीडियोस में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उनका जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड मटेरियल होता है वो हम लोग उनको प्रोवाइड कर देते हैं थ्रू। हम लोग अब ऑनलाइन भी मतलब गूगल ड्राइव के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, या ऑफलाइन में अगर हमने देना है CD-ROM है, इसके अलावा USB है। तो ये डिफरेंट हमारे पास मीडियम्स हैं जिसकी मदद से हम लोग ये मटेरियल उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 1 तो हमारे पास क्या है, वी कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ईजिली। हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, हम लोग आसानी से एक ही दफ़ा मटेरियल प्रिपेयर कर लें और उन्हें प्रोवाइड कर दें। तो इससे क्या होगा, ट्रेनिंग का टाइम कम हो जाएगा, ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस। जैसे एक टीचर ने अगर 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, एक क्लास में अगर आधा घंटा पढ़ाता है या 1 घंटा पढ़ाता है, तो 500 स्टूडेंट्स को 10 क्लासेस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, 10 घंटे टाइम उससे चाहिए अगर 1 घंटे का लेक्चर है, तो वही लेक्चर सेम है। तो उससे क्या होगा, वो एक ही दफ़ा 1 घंटे में वो उसका रिकॉर्डिंग कर लेगा और सबको उसकी वीडियोस प्रोवाइड कर देगा। अब इस CBT के बेनिफिट्स क्या हैं, स्टूडेंट कैन लर्न एट देयर ऑन प्लेस एंड देयर ऑन चॉइस ऑफ टाइम। जैसे अभी कोरोना के हमारे पास सिचुएशन है, तो आप लोग घर बैठे अपनी जो तालीम है वो जारी रखे हुए हैं। इसमें आपको कॉलेज आने की भी ज़रूरत नहीं है, वही जो लेक्चर आपको कॉलेज में मिलने थे आपको घर बैठे वीडियोस की फॉर्म में मिल जाते हैं और आप लोग देख लेते हैं। फिर आपको कॉलेज आने की टेंशन भी नहीं है, घर बैठ के जब देखते हैं तो उसमें ये भी नहीं है कि जैसे अगर कॉलेज में आप 10 मिनट या 1 घंटा लेट हो जाते हैं तो वो लेक्चर गुजर जाता है। वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट क्या है कि आप अपने फ्री टाइम में रात को भी देख सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम फ्री हो, कहीं पे भी जाके आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए और आप अपने लेक्चर्स ले सकते हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट क्या आ गया हमारे पास, अपनी जगह पे बैठ के ले सकते हैं और अपने अवेलेबल टाइम के अंदर ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, टाइम इज़ रिड्यूस्ड। अब अगर एक मतलब मैंने 50 बच्चों को पढ़ाना है तो एक लेक्चर में पढ़ा लूँगा, अगर 500 को पढ़ाना है तो 10 लेक्चर्स में, लेकिन ऑनलाइन की मदद से पढ़ाऊँगा तो एक ही लेक्चर में पढ़ाऊँगा मैं उसे, उसके रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड कर दूँगा, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है इंटरेक्टिव मटेरियल। तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में जब पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ाया जाता है, तो हमारे पास मटेरियल इंटरेक्टिव हम लोग यूज़र को दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर अगर कोई डायग्राम वगैरह बनाना हो तो वाइट बोर्ड पर इतनी अच्छी तरह से नहीं बन सकती, लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर के थ्रू यूज़र्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स के ऊपर हम लोग कंप्यूटर एनिमेशन की मदद से कम्प्लेक्स डायग्राम्स शो कर सकते हैं। यूज़र क्या है उनको इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स टॉपिक वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल। ये जो हमारा रवायती तरीक़ाकार है क्लास में पढ़ाने वाला, उससे बेहतर है हमारे पास ऑनलाइन। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर एलिमिनेटेड।
अब अगर आप कॉलेज में फ़िज़िकली आते हैं तो आपको कॉलेज का आपको पता है टाइम है 8 बजे से 2 बजे तक है मिसाल के तौर पर, तो आपको डेली रूटीन में अपनी लाइफ में से ये टाइम आपको स्पेयर करना पड़ता है कॉलेज में आने के लिए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आप क्या है, आप लोग घर बैठे हैं और आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं, आपके पास जब टाइम होता है आप लोग देख लेते हैं, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी डेली रूटीन में से टाइम सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमारी जो टाइमिंग प्रॉब्लम है वो क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है या एलिमिनेट हो जाती है, कोई इशू नहीं है। जब आपके पास टाइम होगा आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव, ये ट्रेनिंग करना हमारे कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेनर है, वो 1000 लोगों को 10,000 लोगों को ट्रेन करता है, तो वो 10 सेशंस में जाकर करता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और अगर एक ही सेशन में करता है तो कॉस्ट उसकी कम आएगी। तो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी हमारे पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग करती है तो उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। पहला हमारे पास है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में हमारे पास जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, यही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लर्निंग में ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड कर लें या लर्नर्स के लिए, ठीक है। उनको ट्रेन करना इजी है, उनको कोई भी चीज़ सिखानी है वो हमारे लिए आसान हो जाती है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग की मदद से। कंप्यूटर एडेड लर्निंग मतलब कंप्यूटर की मदद से सीखना आसान है, ये बेसिकली टीचर्स के लिए है। मतलब जो टीचर्स हैं कंप्यूटर की मदद से जब पढ़ाएंगे तो उन्हें पढ़ाना ज़्यादा आसान है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। अब अगर हम लोग कन्वेंशनल वे में देखें तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, वाइट बोर्ड पर पढ़ाता है, ठीक है। अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, कंप्यूटर की मदद से हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग चेंज हो चुके हैं। टीचर्स मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ा सकते हैं, स्लाइड्स हैं, कंप्यूटर एनिमेशंस हैं, कंप्यूटर के ऊपर 3D इमेज वगैरह रिप्रेजेंट करना हमारे लिए आसान होता है। तो ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग का मतलब क्या है कि जो टीचर्स हैं कंप्यूटर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके मतलब अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करके यूज़र्स को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, यूज़र को स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाता है। मतलब मीन्स वी यूज़ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब जो टीचर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग में, टू हेल्प टीचिंग एंड इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचर्स के टीचिंग प्रोसेस की हेल्प करना ताकि वो बेहतर से बेहतर हो सके, लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सके और लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव होना चाहिए। मेन इसमें पॉइंट क्या है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, इंप्रूव होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। बेसिकली ये क्योंकि मैंने बता दिया टीचर से रिलेटेड है तो टीचिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। हमारे पास नए नए टीचिंग के वेज आ रहे हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ IT एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इसको मिक्स नहीं करना भी, ठीक है। जैसे अभी आप लोग कॉलेज के लेक्चर्स ले रहे हैं, इसे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे हमारा जो कॉलेज का वे है ये भी सिर्फ टेम्परेरीली शिफ्ट हुआ है ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेथड ऑफ लर्निंग है वो टोटली ऑनलाइन है, वीडियोस की मदद से हम लोग घर बैठे सीखते हैं, ठीक है, और उनका एग्ज़ाम देने जाते हैं। हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए एग्जाम्पल है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे हैं, आपको घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं, आप उन लेक्चर्स से सीखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। आप उनसे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर के थ्रू घर बैठे सीखेंगे, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपका बाकायदा तौर पे लेक्चर्स के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आप इनके फ़िज़िकल किसी कैंपस में जाकर देते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम के बाद बाकायदा डिग्री दी जाती है। ये ऑनलाइन एजुकेशन है, मीन्स आप घर बैठे अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद से, वीडियो लेक्चर्स की मदद से, और जो भी स्टडी मटेरियल है आपके बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती है सॉफ्ट कॉपी में, वहाँ से आप लोग घर बैठे अपना पढ़ते हैं और जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। इस तरह से इसे बोलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में आप सीखते भी हैं और साथ एग्ज़ाम देने के बाद आपको डिग्री भी मिलती है,
ठीक है। मसलन अगर आप कहें कि यूट्यूब पे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन में होगा, मतलब आप नॉलेज तो ले रहे हैं, यूट्यूब आपको कोई डिग्री नहीं देता। ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है कि आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आप बाकायदा एग्ज़ाम देते हैं फिज़िकली और उसके बाद आपको डिग्री भी मिलती है। ये हमारे पास है ऑनलाइन एजुकेशन। मीन्स यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल एंड लर्न एट होम। मतलब आप घर बैठे अपना जो भी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर्स हैं, बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे आप लोग पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड वी कैन आस्क क्वेश्चन बाय सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल भेज कर हम लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं टीचर से, तो जो भी हमारा मीडियम होगा वो कर सकते हैं यूज़। एंड टेक द एग्जामिनेशन एंड गेट द डिग्री। आप लोग क्या करते हैं, सीखने के बाद, लेक्चर्स लेने के बाद बाकायदा तौर पर एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद आपको डिग्री भी मिलती है। अच्छा, हमारे पास ना लर्निंग में एक हमारे पास है, जैसे आप लोग फिज़िकली कॉलेज में आते हैं, रेगुलर है, ये रेगुलर क्लासेस है, आप लोग किसी इदारे में जाते हैं, वहाँ से आप लोग लेक्चर्स लेते हैं। एक हमारे पास आता है टोटली प्राइवेट, जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको घर में बुक्स आ जाती हैं, आप लोग बुक्स पढ़ते हो और आप उनका एग्ज़ाम देने चले जाते हो। और ऑनलाइन एजुकेशन में आ जाता है हमारे पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी में और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है? ओपन यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको बुक्स प्रोवाइड करती है, आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ता है, आपको टीचर अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे आप असाइनमेंट्स बना के पेपर देते हो। उससे बेहतर हमारे पास वे है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको बुक्स भी प्रोवाइड करती है, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करती है, आप लोग पूछ भी सकते हैं, घर बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाना भी नहीं पड़ता। ये हमारे पास लेटेस्ट मेथड है एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे पास है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। तो एजुकेशन में 3 ही थे, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करके हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को इजीली ट्रेन कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में हम लोग कंप्यूटर की मदद से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से लर्निंग प्रोसेस या क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग क्या है, घर बैठे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उनके लेक्चर्स लेते हैं घर बैठे और उनका एग्ज़ाम फिजिकली जाकर देते हैं, उसका हमें सर्टिफिकेट या डिग्री भी मिलती है। अच्छा, उसके बाद है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का क्या यूज़ है? तो आजकल जितनी भी इंडस्ट्री है वो कंप्यूटराइज हो चुकी है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर हमारे पास जो चैप्टर 4 है, एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, इस चैप्टर में हमने यही देखना होता है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ घर में या मोबाइल फ़ोन्स में नहीं यूज़ हो रहा। कंप्यूटर पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, किस किस फील्ड में कहाँ कहाँ किस शक्ल के अंदर यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स, इसकी शेप्स डिफरेंट हैं। ठीक है। घर में हमारे पास लैपटॉप्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की शक्ल में यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो इनका यूज़ हर फील्ड में हो रहा है, किस फील्ड के अंदर कंप्यूटर से क्या फ़ायदा लिया जा रहा है, क्या उससे यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है, ये इस चैप्टर का बेसिकली पर्पज़ है। और इस चैप्टर में बस थोड़े से हमारे पास लिखे हुए हैं फील्ड्स, दुनिया की हर फील्ड में अब कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को इम्पोर्टेंस का पता चल जाए कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है। ये चैप्टर बेसिकली इसीलिए है, इजी सा चैप्टर है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम सबको पता है। जस्ट हमने इसको टेक्निकली देखना है कि कैसे हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कंप्यूटर जो यूज़ हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ रोबोट्स यूज़ हो रहा है। वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मशीनरीज़ हैं, उस मशीनरीज़ की शक्ल में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो फॉर्म है वो है रोबोट। हाँ जी। तो हमारा जो कंप्यूटर घर में यूज़ हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास सिंपल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो कंप्यूटर हमारे पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कंप्यूटर इसी शक्ल में यूज़ नहीं हो रहा। कंप्यूटर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट मशीनरीज़ हैं जो कंप्यूटराइज मशीनरीज़ हैं, वो बेसिकली कंप्यूटर की ही फॉर्म है। ठीक है। तो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीनरी हमारे पास क्या है? रोबोट। तो रोबोट हमारे पास क्या है? आ रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन एंड इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। ये हमारे पास रोबोट एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको चलाने के लिए कोई भी इंसान नहीं चाहिए, ये खुद बहुत चलता है। जैसे हम लोग इंसानों की तरह ये काम करता है, जैसे इंसान है खुद ही चलते हैं, हमें कोई ऑपरेट नहीं करता। तो इस रोबोट के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटेड होता है, ये मतलब खुद से कोई भी काम करना है ये खुद ही करता है। जैसे हमारे पास घर में कंप्यूटर होता है, उसे चलाने के लिए एक यूज़र चाहिए, रोबोट को ऑपरेट करने के लिए नहीं चाहिए। इसकी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये ऑपरेट होता है और ऑटोमेटेड होता है, मतलब ये खुद से काम करता है
और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है रोबोट का, मतलब जो भी काम इंसानों वाले काम है वो हम लोग रोबोट से ले रहे हैं, मशीन से ले रहे हैं, ठीक है। ये इंसानों की तरह चल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है और बिहेव भी करता है, लर्निंग भी करता है इन्वायरमेंट से। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस की ही ये फील्ड आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका यूज़ किया गया हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ रोबोट। तो आंसर क्या होगा, रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन, इट परफॉर्म्स एंड इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, मतलब ये इंसानों की तरह चल सकता है और इंसानों की तरह काम कर सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक आता है व्हाट इज़ रोबोट, तो उसकी डेफिनेशन, एक आएगा व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स। तो रोबोट की एप्लीकेशन में हमारे पास सबसे पहली एप्लीकेशन है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल इसका क्या है। पहला इस्तेमाल क्या हो रहा है, असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स, मतलब एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसके अंदर उस कार को के जितने भी पार्ट्स हैं उनको असेंबल करना, मतलब उसको जोड़ना, मतलब डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जोड़ना आपस में और उनकी उसके ऊपर कलर करना, पेंटिंग करना, स्प्रे पेंट करना, ये सारा का सारा काम मशीन्स या रोबोट्स की मदद से हम लोग करते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑन ओवरहेड पावर केबल्स, मतलब कह लें आप लोग ये जो हमारे पास ग्रिड स्टेशन वगैरह हैं, तो ऐसा केस जहाँ पर इंसान का जाना हमारे लिए ख़तरनाक होता है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल जहाँ पर इंसान अगर जाएगा तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वो काम हम लोग रोबोट से ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी जगह आग लगी हो तो वहाँ पर इंसान तो नहीं जा सकता, उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग रोबोट्स को भेज सकते हैं। तो ये भी इसका बेनिफिट है, लाइफ सेव हो जाती है। टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स है, सिंपल रोबोट की एप्लीकेशन है कि ब्लड सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं। आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, मतलब स्पेस के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो बजाय इसके कि इंसान जाएं, हम लोग पहले रोबोट्स को भेज के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, इससे क्या हो जाता है, लाइफ सेव हो जाती है, ठीक। ओके, तो ये हमारे पास रोबोट्स की कुछ एप्लीकेशन हैं। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री, तो वहाँ पर आप रोबोट की डेफिनेशन, मतलब डिफाइन रोबोट और एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। अब इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास कंप्यूटर जो है वो दो तरह से यूज़ होता है, ये तो समझ आ गई ना, में रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। अब रोबोट्स यूज़ होने के बाद हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर किस दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक हमारे पास होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम, एक आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आपसे कोई भी पूछ लेता है कि इंडस्ट्री के अंदर कंप्यूटर का यूज़ दो तरह से, एक हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और एक हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग की मदद से क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है उस प्रोडक्ट का मॉडल क्रिएट करते हैं, उसका डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। मसलन अब फ़र्ज़ कर लें, अब कोई भी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, मोबाइल बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो मोबाइल का बनाने से पहले, मैन्युफैक्चर मोबाइल होने से पहले मोबाइल का मॉडल क्रिएट किया जाता है, मतलब उसका डिस्प्ले साइज़ क्या होगा, मोबाइल का बैक कलर क्या होगा, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या होगी, कैमरा कहाँ पे लगेगा, तो ये सारे के सारा उसका एक मॉडल क्रिएट किया जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के ऊपर ही क्रिएट किया जाता है। तो ये हमारे पास मॉडल क्रिएट करने वाला जो सिस्टम होता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। अब कंप्यूटर के ऊपर मॉडल क्रिएट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ उसकी पिक्चर ही नहीं बनती, मतलब अगर हम लोग कंप्यूटर के ऊपर मॉडल क्रिएट करते हैं तो उस मॉडल की सिर्फ पिक्चर नहीं बनती, बल्कि उसी मॉडल हमारा ऑटोमेटेड होता है, उसी मॉडल के थ्रू वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर भी हो जाता है। दैट मीन्स डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल यूजिंग कंप्यूटर, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट करेंगे। एंड टेस्टिंग द मॉडल्स, उन मॉडल की टेस्टिंग भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करेंगे। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कर लें कि एक बाइक बनाने वाली फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसमें बाइक बनती है, तो बाइक का पहले मॉडल कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट कर लिया कि बाइक के अंदर ये स्पेसिफिकेशन होगी, ये पार्ट्स इतना साइज़ होगा, ये सारा कुछ हमने डिफाइन कर दिया। अब उस बाइक की टेस्टिंग हम लोग कंप्यूटर के ऊपर कर लें, मतलब अभी बाइक बनाई नहीं है, बनने से पहले हम लोग उसकी टेस्टिंग कर लेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल हम लोग कह देते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है जी, हमें कंप्यूटर बता देगा कि मैक्सिमम वो 100 किलोमीटर पर आवर जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग, अभी वो प्रोडक्ट तैयार नहीं किया, कंप्यूटर उसे हमें उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है। टेस्टिंग हम लोग कंप्यूटर के ऊपर ही कर सकते हैं बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। और जब वो हम लोग उसके बाद प्रोडक्ट तैयार करेंगे उसका रिज़ल्ट हमें सेम मिलेगा जो कंप्यूटर ने कैलकुलेशन के बाद हमें बताया था, ठीक है। तो टेस्टिंग के बाद हमारे पास ना 3 तरह के इसकी एक्टिविटीज़ है, कंपाइल, पार्ट्स एंड क्वांटिटीज़।
मतलब जब हम लोग उसका मॉडल क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो हम लोग बता देंगे कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें कितने पार्ट्स चाहिए, कितनी उसकी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम कर सकते हैं। फिर आउटलाइन द प्रोसीजर्स, हमने उस प्रोडक्ट के अंदर जितने पार्ट्स हैं सारा बता दिया है। अब वो पार्ट्स कंप्यूटर्स ने, रोबोट्स ने मशीन को तैयार करना है, इंसानों ने तैयार नहीं करना। तो कौन सी मशीन कौन सा काम करेगी। आउटलाइन द प्रोसीजर मीन्स डिफरेंट मशीन्स को हमने इंस्ट्रक्शन देनी है कि इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए किस मशीन ने कौन सा काम करना है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस में से पास होगा और एंड पर जाके हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। एंड ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन टू द मशीन्स। अब ये डिज़ाइन क्रिएट किया है, डिज़ाइन में उन्होंने बता दिया कि किस मशीन ने कौन सा काम करना है। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद ये डिज़ाइन किसको पास कर दिया जाएगा, मशीन को। मशीन उसी डिज़ाइन के मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर देगी। अब इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, मैंने लिख दिया रिक्वायर हाई एंड IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें चाहिए होती हैं। डिज़ाइनिंग क्रिएट करने के लिए अगर हम लोग कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो हमें डिस्प्ले स्क्रीन का साइज़ हमें 15 इंच या 17 इंच, हमें नॉर्मल स्क्रीन साइज़ नहीं चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन में बहुत बड़ी स्क्रीन चाहिए होंगी तो आउटपुट मतलब मॉनिटर हमें क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। उस डिज़ाइन का जब हम लोग प्रिंट लेंगे तो एक पेज के ऊपर एक प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसका प्रिंट नहीं आता, उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े पोस्टर साइज़ के प्रिंट निकालने होंगे। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं प्लॉटर्स वाला, ठीक है। तो हमें प्लॉटर्स चाहिए होंगे ताकि हम लोग उसका प्रिंट ले सकें। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, जब हम लोगों ने डिज़ाइन क्रिएट करना है तो बाज़ औक़ात हमें डिज़ाइन माउस की मदद से नहीं, हम लोग स्टाइलिस की मदद से क्रिएट कर रहे होंगे, हमें ग्राफिक टैबलेट्स चाहिए होंगे डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, तो हमें बहुत सारी IO डिवाइसेस चाहिए होती हैं। तो ये मतलब कॉस्टली सिस्टम होता है। उसके बाद क्या कैन डिस्प्ले 3D मॉडल्स। ये जो डिज़ाइन सिस्टम है ये हमारे पास 3 डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब 3D क्या होता है हमारे पास, देखिए आप लोग 2 डायमेंशंस पढ़ चुके हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास आ जाता है X एक्सिस और एक क्या आ जाता है Y एक्सिस। तो X एक्सिस और Y एक्सिस से मिला के कोई भी पिक्चर बनती है उसे बोलते हैं 2D इमेज। 3D इमेज में हमारे पास डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 3 डायमेंशंस हो जाएंगे। डायमेंशंस कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। उसमें हमारे पास ये X एक्सिस है, ये हमारे पास Y एक्सिस है और ये हमारे पास Z एक्सिस। ये तीसरा हमारे पास जो Z एक्सिस है ये स्पेस के अंदर पॉइंट होता है। Z एक्सिस हमारे पास किस में पॉइंट होता है, 3D हमारे पास स्पेस को भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर की मदद से अगर हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ देख रहे होते हैं वो 2 डायमेंशन है, स्क्रीन के ऊपर है ना, तो हम लोग कंप्यूटर की मदद से 3D इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब स्पेस के अंदर इमेज हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग होलो लेंस वगैरह ये डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन ये जो हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है इसकी वजह से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपने सॉफ्टवेयर सुना होगा AutoCAD का सॉफ्टवेयर, AutoCAD हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाना हो इसकी मदद से कर सकते हैं, किसी ब्रिज का अपने मैप मॉडल क्रिएट करना है तो कोई भी डिज़ाइनिंग है आप इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास इसका यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अब मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट भी कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म करना है। डिज़ाइन क्रिएट करना है कंप्यूटर की मदद से और उसको मैन्युफैक्चर भी किसकी मदद से करना है, कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटराइज्ड मशीनरीज, मीन्स कंप्यूटर वर्क्स इन इंडस्ट्री इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स की फॉर्म में वर्क करता है। तो CAM सिस्टम क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जितनी भी स्टेजेस चाहिए, जितनी स्टेजेस में जाकर वो प्रोडक्ट तैयार होगा वो सारी किसने कंट्रोल करनी है, कंप्यूटर्स ने करनी है। मतलब उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए A से Z तक जितने स्टेप्स होंगे वो सारा कौन करेंगे, कंप्यूटर्स ही करेंगे।
एंड गेट इनपुट फ्रॉम द कैड। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास सिस्टम है, इसे इनपुट चाहिए होता है कैड का, मतलब कैड के अंदर हमने डिज़ाइन क्रिएट किया, वो डिज़ाइन किसको दे दिया, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग को। ये जो कैम सिस्टम है उसी डिज़ाइन के मुताबिक हमने आउटलाइन किया था ना, तो सीजे मशीन्स को आउटलाइन कर दिया था कि कौन सा काम किस मशीन ने करना है, तो उसी डिज़ाइन को यूज़ करते हुए कैम जो सिस्टम है उस प्रोडक्ट को तैयार कर देगा। अब ये कंप्यूटर की मदद से हम लोग जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम अगर इंसानों का इस्तेमाल करें इंडस्ट्री के अंदर तो क्या हमें प्रॉब्लम आ रही थी। नंबर 1 बेनिफिट एक्यूरेसी। कंप्यूटर हमें पता है कि जब भी कोई काम करता है वो एक्यूरेट करता है, सही करता है। मतलब आप एक इंसान है ना, हम लोग क्या है, हम लोगों से गलती हो जाती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे होते हैं हम लोग 100% एक्यूरेट नहीं करते। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारे पास 0.001% भी अगर फ़र्क आ गया ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमने कहा था असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स, मतलब कार के जितने पार्ट्स हैं उनको असेंबल करना है। अब जब हम लोग उसके पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर साइज़ में फ़र्क आ गया है, मसलन उसका साइज़ था 1.1 सेंटीमीटर, लेकिन जो पार्ट्स हैं उसका साइज़ गलत है। मिसाल के तौर पे उसका साइज़ आ गया 1.25 सेंटीमीटर। अब इतना सा साइज़ में फ़र्क आने के बाद ये हम लोग इंसान हो गए, हम लोग जब उसके पार्ट्स जोड़ेंगे तो हम लोग तो ज़बरदस्ती जोड़ ही देंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, जब इसके पार्ट्स को जोड़ने लगेगा वो एरर दे देगा। यहाँ पे आके कंप्यूटर इसको नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसे जो इंस्ट्रक्शन थी 1.1 सेंटीमीटर साइज़ होना चाहिए, वो इसे नहीं करेगा। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही एक्यूरेट प्रोड्यूस होता है। कंप्यूटर की मदद से कोई भी काम किया जाता है तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है, सही आता है, क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करता, हम इंसान करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ मशीन। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट क्वालिटी। कंप्यूटर का जो आउटपुट आएगा वो एक ही तरह का आएगा। अब ये बोर्ड मार्केट है, ठीक है, अगर ये कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है इस बोर्ड मार्केट पे, इसकी जो क्वालिटी होगी, इस तरह के जो हज़ारों हमारे पास और बोर्ड मार्केट्स बने हैं उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी सेम होगी। कंप्यूटर पहली दफ़ा जो रिज़ल्ट देता है, 1000 दफ़ा काम करवा लें, 1,00,000 दफ़ा काम करवा लें, हर दफ़ा आपको रिज़ल्ट क्या देगा, सेम देगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आप किसी इंसान को काम करने के लिए कहते हैं, पहली दफ़ा करता है, उसका रिज़ल्ट है अच्छा है, अगली दफ़ा करेगा, उसके अंदर इंसान क्या करता है, इंप्रूवमेंट आ रही होती है। कंप्यूटर के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती, वो एक ही काम को एक ही दफ़ा से करता है, चाहे उसे 1,00,000 दफ़ा करवा लें, ठीक है। मिसाल के तौर पर सिंपल एग्जांपल है, आपने घर में बिरयानी बना ली है जी, तो बिरयानी का जो टेस्ट आज बिरयानी बनाने का है, 10 दिन बाद बिरयानी बनाने का सेम टेस्ट होगा? हो सकता है वो इससे अच्छी हो जाए, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए उस टाइम, क्योंकि ह्यूमन्स आर नॉट कंसिस्टेंट बट कंप्यूटर्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स डूइंग द सेम टास्क विद द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। एक काम को हर दफ़ा एक ही रिजल्ट के साथ करना, उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंप्यूटर इज़ अ कंसिस्टेंट मशीन। तो ये भी बेनिफिट है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी सेम रहती है हर दफ़ा। उसके बाद है डिज़ाइन कैन बी चेंज ईजिली। आपने एक दफ़ा डिज़ाइन क्रिएट कर ली है किसी प्रोडक्ट का, उसमें चेंजेस करने हैं तो आपको डिज़ाइन ज़ीरो से दोबारा नहीं बनाना पड़ता, पहले से डिज़ाइन बना हुआ उसमें आप थोड़े से चेंजेस करते हैं, आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब मोटरसाइकिल का मॉडल 2020 वाला है, अब 2021 वाला मॉडल आता है तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें सेम होती हैं, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है डिज़ाइन का, ठीक है। तो मीन्स जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उनके पास पहले से था वो वैसे का वैसे है, उसमें थोड़ा सा वो चेंजेस कंप्यूटर के ऊपर करते हैं, वो चेंजेस जाते हैं कैम सिस्टम के पास, कैम सिस्टम वो चेंज डिज़ाइन को प्रोड्यूस कर देता है, मैन्युफैक्चर कर देता है। तो ये हमें बहुत बेनिफिट मिलता है कि एक ही दफ़ा डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद जब नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, वो हमारा नया मॉडल बन जाता है। जैसे मोबाइल का मॉडल है, एक मॉडल बन गया, नया मॉडल पे जाना है तो मॉडल बना हुआ है उसमें चेंजेस करते हैं, डिज़ाइन के कैमरे की जगह चेंज कर दिया है या कुछ भी चेंज किया है तो उसी के मुताबिक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मीन वी कैन चेंज द डिज़ाइन ईजीली। उसके बाद है चीप। कंप्यूटर की मदद से जब प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो कम हो जाता है। अब ये सारा का सारा काम अगर इंसान करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ पर्सनस ज़्यादा चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए ये सारा काम करने के लिए। कंप्यूटर की मदद से करेंगे तो जो इंसानों का काम है वो बहुत कम रह जाता है, सारा का सारा काम ऑटोमेटेड है। तो कंप्यूटर की मदद से जब करते हैं तो कंप्यूटर को सैलरी नहीं देनी पड़ती हमें,
लेकिन इंसानों की वजह से करेंगे तो उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मीन्स चीप। एंड नो ब्रेक, कंप्यूटर को काम करने के लिए कोई ब्रेक नहीं चाहिए। एक इंसान है ना, 8 घंटे ड्यूटी करता है, थक जाता है, मैक्सिमम 2 शिफ्ट लगा लेगा, 16 घंटे, 24 घंटे काम नहीं कर सकता। 24 घंटे काम करेगा फिर 4 दिन बीमार भी हो जाओ। तो कंप्यूटर को ब्रेक नहीं चाहिए। कंप्यूटर हमारे पास मशीन है दैट रिक्वायर नो रेस्ट, ठीक है। आप उसे 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और इस तरह से आप उसे रन कर सकते हैं, उसे ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, वो चलती रहेगी, आपको सेम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देगी। तो हमारे पास नो ब्रेक, कंप्यूटर के कैम सिस्टम को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि कंप्यूटर को ब्रेक नहीं चाहिए, रेस्ट नहीं चाहिए। अगर हमारे पास ऑर्डर्स ज़्यादा हैं तो हम लोग 24 घंटे मशीन्स को ऑन करके ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम लेबर, यानी कि यहाँ पर जितना भी काम है वो सारा का सारा काम कंप्यूटर्स ने करना है। यहाँ पर हमें इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लेबर का काम है कंप्यूटर से, मशीनरी से करते हैं। कंप्यूटर का फ़ायदा ये भी है कि अगर इंसान ज़्यादा वज़न वगैरह उठाता है, ज़्यादा काम करता है, बीमार हो जाता है, कंप्यूटर बीमार भी नहीं होता, ठीक है। तो मिनिमम लेबर हमें कम से कम चाहिए होगी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था, जिसमें हमने कंप्यूटर का यूज़ एजुकेशन और इंडस्ट्री में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फील्ड देखेंगे कहाँ पे किस तरह से यूज़ हो रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।